देखिए, आज सबसे पहले बात उन पुलों की हम करने जा रहे हैं जिनका तोहफा आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश को समर्पित करने जा रहे हैं। देखिए, तवांग झड़प के बाद पहली बार राजनाथ सिंह जो है अरुणाचल के दौरे पर हैं और इस मौके पर आज ऐसे पुल को जो है देश को समर्पित किया जा रहा है, सौंपा जा रहा है, जिन्हें देश की सुरक्षा के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन सीमा के पास तैयार तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये सभी परियोजनाएं जो हैं सामरिक नजरिए से बहुत अहम हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। रक्षा मंत्री खास मकसद के लिए 4 पुलों का उद्घाटन कर रहे हैं और इसमें सबसे अहम है सियोम नदी पर बना पुल, जो देखिए सैन्य नजरिए से बहुत अहम हो जाता है और इन नए पुलों की मदद से सेना का अपने मोर्चों पर पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा, रूट छोटा हो जाएगा और भारत की इन परियोजनाओं को चीन की हिमाकतों का जवाब एक तरीके से हम माना जा सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मजबूत होना जरूरी हो रहा है। भारत ने इस कड़ी में देखिए जिस सियोम पुल का बनाया है, चीन उस पुल से बहुत घबराया हुआ है। आपके सामने इस वक्त टेलीविजन पर देखिए 6 तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि कैसे चीन के खिलाफ भारत हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। अक्सर भारत पर टेढ़ी नजर गड़ाए रखने वाले चीन को फिर करारा जवाब मिलने वाला है। अब भारत ने उसकी गर्दन तक शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर पूर्व के राज्यों के दौरे पर हैं, जहां वो अरुणाचल प्रदेश में 4 पुलों का उद्घाटन करेंगे। इनमें सियोम नदी पर बना पुल शामिल है। ये पुल BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि ये पुल चीन सीमा के बेहद नजदीक है, यानी इनके बन जाने से भारतीय जवानों को चीन सीमा के पास पहुंचने में मदद मिलेगी। तवांग मामले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये पहला अरुणाचल दौरा है। रक्षा मंत्री के इस दौरे पर चीन की भी नजर रहेगी, लेकिन उसे राजनाथ के दौरे से कुछ और झटके लगने तय है, क्योंकि इस दौरान वो कुल 7 सीमावर्ती राज्यों को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अरुणाचल प्रदेश से ही रक्षा मंत्री उत्तराखंड और लद्दाख समेत दूसरी जगहों के लिए 28 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं चीन सीमा के पास हैं। इन्हें BRO ने करीब 725 करोड़ रुपए में तैयार किया है। इनमें 22 पुल शामिल हैं, जिनमें से 5 जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। साथ ही 8 पुल लद्दाख तैयार किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में BRO की ओर से 2 पुल बनाए गए हैं। उत्तराखंड में बने एक पुल को धौली गंगा पुल का नाम दिया गया है, क्योंकि इसका निर्माण धौली नदी पर हुआ है। ये 80 मीटर का स्टील का पुल है। वहीं दूसरा पुल जौलजीबी के पास किमखोला गांव में बना है। ये 30 मीटर का कंक्रीट का पुल है। इसके जरिए जौलजीबी के तवा घाट तक आना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। उधर सिक्किम में भी BRO ने 3 पुल बनाए हैं। सीधे तौर पर कहें तो इन पुलों से चीन सीमा के पास भारतीय सेना को सामरिक नजरिए से काफी ज्यादा मदद मिलेगी। जाहिर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश से कई ऐसे तीर छोड़ेंगे जिनसे ड्रैगन का घायल हो जाना लगभग तय है। ड्रैगन से निपटने के लिए सेना ने पूरी कमर कसी हुई है। उसने एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें उसने साल 2023 को ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर मानने का ऐलान किया है। यानी देश पर गलत नजर रखने वालों को हर सबक सिखाने की तैयारी कर ली गई है। जरा भी छेड़ा तो दुश्मन को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको बताते हैं अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के बारे में। देखिए, इस हाईवे का काम तेजी से जारी है, तेजी से चल रहा है, जो अगले 5 सालों में बनकर तैयार होगा। ये हाईवे तिब्बत, चीन और म्यांमार सीमा के पास से गुजरेगा। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे से सेना को निगरानी में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में सड़क
सुरंग, पुल और एयरबेस का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। यहां 18,000 फीट की ऊंचाई पर आधुनिक कॉम्पैक्ट शेल्टर बन रहे हैं। 3D बंकर का निर्माण जारी है जो टैंक का हमला सह सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 2319 किलोमीटर सड़क को हरी झंडी भी मिल चुकी है, जिसमें 1150 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का काम पूरा भी हो गया है। देखिए, पिछले 5 सालों में एलएसी के पास 2100 किलोमीटर सड़क बनी है। एलएसी के पास वाले इलाकों में सड़क बनने में 15,477 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कुल 3,595 किलोमीटर सड़क परियोजना पर करीब 21,000 करोड़ रुपए की रकम जो है वैभव वो खर्च हुई है। इस तरह बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार सीमा पर सड़कों का जो जाल है उसे बिछाने की यहां पर योजना है। बिल्कुल, देखिए अब बात कुछ और खबर की हो जाए। देखिए, गुजरात के द्वारका में कोस्ट गार्ड के जवानों ने समुद्र किनारे मॉक ड्रिल किया और इसका मॉक ड्रिल का मकसद जो है वो है नशा और नशे के कारोबारियों पर नकेल कसना है, साथ ही समुद्र के जरिए होने वाली अवैध हथियारों की सप्लाई चेन को तोड़ना है। इन मॉक ड्रिल के दौरान कोस्ट गार्ड का जहाज समुद्र में गश्त लगाता दिखाई नजर आया और फिर देखिए समुद्र किनारे पहुंचे कोस्ट गार्ड के जवानों ने जंगल में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। इसके जरिए ये दिखाया गया कि कैसे जंगल में आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और फिर वहां से कुछ अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। एक पूरी प्रैक्टिस सेशन किया गया जिसके तहत एक बार सुरक्षा का जो घेरा है उसको मजबूत करने की कोशिश। दो तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं किस प्रकार से मॉक ड्रिल का ये आयोजन और इसी के तहत कोशिश जवान। और अब बात उस बोलती तस्वीर की जो एक बार फिर से चर्चा में आ गई है और इस बार चर्चा में ये इसीलिए है क्योंकि उसे तालिबान ने इस्तेमाल किया है। तालिबान ने भारत के सामने पाकिस्तान के 1971 में सरेंडर के करने की तस्वीरों को साझा करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अगर उसने हमला किया तो हाल ऐसा ही होगा। दरअसल इस तस्वीर को साझा करके तालिबान ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी को निशाना बनाने की बात कही थी, जिसे लेकर अब अफगानिस्तान ने उसकी धमकी का जवाब सरेंडर की तस्वीर को रखकर दे दिया है। देखिए, पाकिस्तान को उसकी गीदड़ भपकी का जवाब 1971 की इस तस्वीर के जरिए देकर तालिबान ने एक बार फिर पाक को शर्मिंदा कर दिया है। हम आपको बता दें कि दुनिया भर में सरेंडर की ये तस्वीर साझा होती रहती है और पाकिस्तान इसे देख हाथ मलता रहता है। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं बनारस, जो न केवल सच समझ रहा है बल्कि आध्यात्म और आधुनिकता की मिसाल बन रहा है। देखिए, शिव की नगरी काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट टेंट सिटी को साकार अब बाकायदा किया जा रहा है। बस हफ्ते भर बाद ये टेंट सिटी जो है लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी और इस टेंट सिटी की ऑनलाइन बुकिंग तो अभी से शुरू की जा चुकी है। देखिए, गुड न्यूज ये है कि यहां हर बजट के लिहाज से टेंट तैयार किए जा रहे हैं। अपने अपने बजट के हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। यहां से काशी को करीब से महसूस किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि काशी की नई पहचान से यहां पर्यटन को नई ताकत मिलेगी। 280 लग्जरी टेंटों वाली इस टेंट सिटी में आधुनिकता और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। लोगों की धार्मिक भावनाओं का खास ख्याल रखते हुए टेंट सिटी को शराब और नॉनवेज से मुक्त रखा गया है। और क्या इस टेंट सिटी में खास है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। काशी, जिसके लिए कहा जाता है कि जीवन के सभी रंग समेटे हैं, फिर यहाँ एक रंग ऐसा भी है जिस पर दूर दराज से निगाहें आकर टिक जाती है। वो रंग है शांति का, जो सफेद है, बिल्कुल सफेद। और इसी रंग से सजाई जा रही है काशी के भीतर एक ऐसी सिटी जो तंबुओं के सहारे बसेगी। वाराणसी का टेंट सिटी अपने आप में एक अमिट छाप छोड़ने वाला है और इस समय गंगा घाट किनारे ठीक हम उस सबसे लग्जरियस गंगा दर्शन विला में हैं। देख सकते हैं कि लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं और यहाँ पर सिटिंग के साथ साथ जो तमाम यहाँ पे
अलमीरा से लेकर और अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर बैठने से लेकर और जो पूरी सुख सुविधाओं की कोशिश की जा रही है। बेड लगाए गए हैं और बड़ी खूबसूरती से, चाहे वो फ्लोर हो चाहे ऊपर का हिस्सा हो, बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। शिव भक्तों को ये सौगात उन्हीं के शहर में देने की तैयारी है, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटक गंगा किनारे वक्त गुजारने के साथ ही वाराणसी या कहें कि काशी के मिजाज के गवाह बन सके। खास बात यह है कि यहाँ मिलने वाली सुविधाएं पूरी तरह से लग्जरी होंगी। यहाँ चल रहे काम और खड़े टेंट्स को देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये कितना भव्य और खूबसूरत होने वाला है और यहाँ आने वाले सैलानियों को सुविधा के नाम पर कितना कुछ मिलेगा। इस टेंट सिटी को बसाने की प्लानिंग 2 साल से चल रही थी। हालांकि कोरोना ने इस कल्पना को हकीकत में बदलने पर ब्रेक लगा दिया था। कोरोना का साया हटते ही ये वजूद में आ गई। पहले चरण में 600 टेंट्स बनाए जाएंगे। हालांकि अभी 280 से 300 टेंट तक लगाए जा रहे हैं। पीपीपी मॉडल पर होने की वजह से इसका संचालन प्राइवेट फर्म्स के पास है। टेंट सिटी में लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट और हाई कॉस्ट के कॉटेज मिल सकेंगे। बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकेगी। कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, जिम के साथ वाटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं होंगी। सुबह गंगा आरती के साथ ही शाम को कथक और ठुमरी जैसे कार्यक्रम का आयोजन होगा। लगभग जनवरी के प्रथम या द्वितीय सप्ताह से ऑपरेशनल हो जाएगा, जो हम लोग का भी टारगेट है। और जहां तक आप लग्जूरियस या हाई फाई की कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से एक यूनिक फैसिलिटी के रूप में है। इसमें कम कॉस्ट के भी आपके कॉटेजेस हैं, जो डीलक्स कॉटेजेस हैं, कम कॉस्ट के, थोड़े से मिड कॉस्ट के, हाई कॉस्ट के, तो कम कॉस्ट के भी कॉटेजेस हैं इसमें, जिसको एक नॉर्मल पब्लिक आके, नॉर्मल लोग आके स्टे करके यहाँ पे एक यूनिक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। वहीं इस टेंट सिटी को लेकर काम कर रही प्राइवेट फर्म के मैनेजर की माने तो कंपनी की कोशिश है कि अगले हफ्ते तक इसका काम समेटने की तैयारी है और मकर संक्रांति के मौके पर सैलानियों को रहने के लिए इसे शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इस टेंट सिटी में रहने वालों के लिए नो लेकर नो नॉनवेज की पॉलिसी होगी। हम लोग गंगा किनारे ही हैं और आध्यात्मिक नगरी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे नो लिकर पॉलिसी, नो नॉनवेज पॉलिसी कर रखी है। क्विजीन में बनारस के डिफरेंट घरानों से खानों का क्विजीन का हम लोग वो कर रहे हैं, वो हमारे रेस्टोरेंट में हमारे पर्यटक उसका लुत्फ उठा पाएंगे। सुबह एक झलक हम लोग बनारस आरती का भी यहाँ से थीम देने की कोशिश करेंगे। शाम को एक जैसे अपने बनारस घराने कथक डांस हो गए, ठुमरी हो गया, कजरी हो गया, इस तरह का भी एक परफॉर्मेंस अपने गेस्टों के लिए हम रखेंगे, जिसमें डेली शाम को उसका लुत्फ उठा सके। शाम को सारे पर्यटन को हम अपने बोट्स के द्वारा यहाँ से गंगा आरती दिखाने ले जाएंगे। प्लस जिनको भी भगवान की को प्रभु की दर्शन करने की इच्छा होगी बाबा विश्वनाथ की, उनके लिए बोट की फैसिलिटी यहाँ से दी जाएगी। वो यहाँ से घाट पे जाके वहाँ से विश्वनाथ कॉरिडोर में जा सकते हैं। वहीं वाराणसी विकास प्राधिकरण का मानना है कि इस टेंट सिटी के जरिए विकास की नई इबारत लिखी जाएगी, साथ ही काशी को देखने का नया नजरिया मिलेगा। बनारस में एक पहली बार ये संकल्पना आई है। आगे इन फ्यूचर में अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक और जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं श्रद्धालुओं को एक नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि यहाँ बनारस में भी ये चीजें हो सकती हैं और आगे आने वाले समय में इनको और बेहतर रूप दिखाई पड़ेगा इसका। तो अगर आप भी 2023 में काशी को करीब से देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो फिर टेंट सिटी का ये ऑप्शन आपको मिलने वाला है। आप इसे अपने प्लान का हिस्सा बना सकते हैं। वाराणसी से रोशन कुमार जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रुक करते हैं महाराष्ट्र के नासिक का। नए साल के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ नासिक पहुंचे। यहां उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी और दोनों बेटे भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने भगवान त्र्यंबकेश्वर से देश प्रदेश की खुशहाली और शांति की कामना की। भाव विभोर होकर भगवान के दरबार में भक्त बनकर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो नतमस्तक हैं नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। पत्नी साधना सिंह चौहान, दोनों बेटे कार्तिकी चौहान और कुणाल चौहान साथ रहे। त्र्यंबकेश्वर दरबार से सीएम शिवराज सिंह ने देश और प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। सीएम शिवराज परिवार के साथ आरती में शामिल हुए। उन्होंने अपने दोनों बेटों के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक भी किया।
हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हमारा देश भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए और मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ता जाए। मध्य प्रदेश की जनता भी सुखी हो, देश की जनता भी सुखी हो। सीएम शिवराज हमेशा नववर्ष और त्योहारों के मौके पर भगवान के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भगवान शिव को अपना सबसे बड़ा आराध्य मानते हैं। भगवान के प्रति उनकी ये गहरी आस्था और भक्ति भाव विभोर कर देती है। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि नासिक से 30 किलोमीटर दूर गोदावरी के तट पर स्थित है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग है। ये 3 शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाने जाते हैं। इस मंदिर के संबंध में मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, यानी इसे किसी ने यहाँ स्थापित नहीं किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको सैर कराते हैं हिमालय की हसीन वादियों की। देखिए हिमाचल प्रदेश के मनाली में इन दिनों विंटर कार्निवल की धूम है। नए साल पर यहां पहुंचे सैलानियों को ये खूब पसंद आ रहा है और यहां कई तरह की झांकियां बाकायदा निकाली जा रही हैं जो देखिए पर्यटकों को बहुत आकर्षित कर रहे हैं। इसके अलावा यहां कुछ और ऐसा हो रहा है जो आपका दिल मोह लेगा। देखिए हाथों में हाथ डाले महिलाओं का ये पहाड़ी नृत्य मन मोह लेने वाले वाद्य यंत्र और पहाड़ी महिलाओं की ये झांकी। ये मौका है हिमाचल प्रदेश में शुरू हुए मनाली विंटर कार्निवल का, जहां प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के कलाकार बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। इन कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से पर्यटकों का मन मोह लिया है। जो बीचेस है, मगर मैं पहली बार पहाड़ी एरिया में आई हूँ और उसका जो नेचर है तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मैं इसलिए मैं पेरेंट्स का भी थोड़ा वीडियो कॉल करके दिखा रही थी कि देखो पहाड़ियों का एक सुंदरता है, जो हम समुद्र का सुंदरता देख रहे हैं वहाँ एक ये भी एक दूसरी दुनिया है। और हम तो आए थे टूर के लिए, उसके साथ हमने वो कार्निवल भी देख लिया। ये झांकियां यहाँ हिडिंबा माता से लेकर मनाली के माल रोड तक निकाली जा रही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए करीब 200 महिला मंडली ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये कार्निवल सोमवार से शुरू हुआ है और ये 5 दिन यानी शुक्रवार तक चलेगा। इसमें एक से बढ़कर एक झांकियां और देश भर के प्रमुख त्योहारों के साथ साथ 6 से ज्यादा राज्यों की सांस्कृतिक झलक दिखाई जा रही है। पहले दिन यहाँ पर कार्निवल रैली निकाली है, जिसमें महाकाल की सवारी निकाली गई है, जिसमें महाकाल की बारात भी निकाली गई, जिसमें महाकाल के 2 भूत और उनके भक्तजन और उनके साथ में गोरा मैया थी और सभी पंडित जी और साधुओं के साथ हमने ये सवारी निकाली है। इस झांकी में कहीं महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में धान कूटते हुए नजर आई तो कहीं सूप के जरिए अनाज को छांटते दिखाई दी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान पर भी जोर दिया गया। वहीं मनाली विंटर कार्निवल में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी सहज रहने का संदेश मिला। इसके लिए उन्हें हमेशा पौष्टिक आहार लेने की प्रेरणा दी गई। बनाया है, जौ की रोटी बनाई है, घी बाड़ी बनाई है और भल्ले बनाए हैं, बिट्ठू का भत्त बनाया हुआ है, गिच्चे बनाया है ना। तो सारे हम सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा पुराना अनाज अपनाएं और स्वस्थ जीवन अपनाएं। इस कार्यक्रम में कई नामी हस्तियां भी पहुंची। इसमें हिमाचल प्रदेश के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुखो भी शामिल रहे। उन्होंने भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कलाकारों, खास तौर पर महिलाओं की भी तारीफ की। विंटर कार्निवल है मनाली का, पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध है और जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं वो इस विंटर कार्निवल में आते हैं। और आज जो महिलाओं ने प्रस्तुति दी वो हमारी हिमाचल प्रदेश की देवभूमि की संस्कृति है, बहुत अच्छा लगा। अभी तो इस कार्निवल की महज शुरुआत हुई है, यहाँ रंग जमने लगा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है।
अच्छा लग रहा है देख के कि एटलीस्ट हम लोग कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशंस को नहीं भूले। वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग इट एंड हम लोग अच्छी तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं। एंड आई थिंक इस टाइम से अच्छा जब आपको पूरे भारत से कहीं ना कहीं, भारत क्यों, कहीं भारत के बाहर से भी लोग आ रहे हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करना इस तरीके से ट्रेडिशनल अटायर में, आई थिंक इट्स वंडरफुल। द वंडरफुल इनिशिएटिव एंड दिस कार्निवल इज रियली नाइस। तो सर्दियों के इस मौसम में पहुंच जाइए हिमाचल प्रदेश की इन खूबसूरत वादियों में। भला एक जगह ऐसा अनूठा संगम कहां देखने को मिलेगा, वो भी मन मोह लेने वाली फिजाओं में। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सऊदी अरब में औरतें नई क्रांति कर रही हैं। जी हाँ, यहाँ नकाबपोश महिलाएं अब बुलेट ट्रेन चलाती हुई आप सभी को नजर आने वाली हैं। बता दें कि सऊदी में महिलाओं को 4 साल पहले ही ड्राइविंग करने की परमिशन मिली थी। सऊदी अरब रेलवेज ने सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी कि अब महिलाएं बुलेट ट्रेन भी चलाएंगी। जल्दी महिलाएं यहां मक्का से मदीना तक तेज रफ्तार में बुलेट ट्रेन चलाते हुए नजर आने वाली हैं। ये बदलाव के ख्वाबों की कामयाबी की तस्वीर है। ये हिजाब और नकाब को परचम बनाने की तस्वीर है। ये महिलाओं की हिजाब के साथ हिम्मत और हौसले से अपनी किस्मत लिखने की तस्वीर है। ये उस देश की महिलाएं हैं जहां आज से 4 साल पहले तक उन्हें ड्राइविंग करने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आज ये तस्वीर बदल चुकी है। जी हाँ, हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। यहाँ अब महिलाएं हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाकर अपने ख्वाबों को हकीकत का जामा पहना रही है। बुलेट ट्रेन की ड्राइविंग का मौका मिलने से महिलाएं काफी ज्यादा खुश हैं, फख्र का अनुभव कर रही हैं और इसका श्रेय सरकार को दे रही है। महिलाओं की कामयाबी की कहानी, ये तस्वीरें सऊदी अरब रेलवे ने जारी की है। रेलवे ने वुमेन बुलेट ट्रेन ड्राइवर का एक वीडियो शेयर किया है, जिसके मुताबिक यहाँ 32 महिलाओं का पहला बैच ट्रेनिंग पूरी कर चुका है और इन सब की नियुक्ति मक्का और मदीना के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन में की गई है। यानी जल्द ही ये महिलाएं 453 किलोमीटर लंबी हारमेन हाई स्पीड लाइन पर बुलेट ट्रेन दौड़ाती नजर आएंगी। यही लाइन मक्का और मदीना को जोड़ती है। 2022 की शुरुआत में महिलाओं के लिए 30 बुलेट ट्रेन ड्राइवर की वैकेंसी निकाली गई थी। बाद में इन्हें 32 कर दिया गया। इन 32 वैकेंसी के लिए 28,000 महिलाओं ने अप्लाई किया था। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत यहां महिलाओं को मौका मिला है। ये अहम है क्योंकि 2018 के पहले यहां महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत नहीं थी। सऊदी महिलाओं ने देश की इकोनॉमी को बेहतर करने में अहम रोल निभाया है। यहाँ कई प्रोग्राम चलाए गए हैं जिसमें महिलाओं की भी बड़ी हिस्सेदारी है। 2018 में सऊदी अरब में नौकरी करने वाली महिलाएं 20% थी। 2020 के आखिर में यह आंकड़ा 33% हो गया। जाहिर है सऊदी अरब में अब महिलाओं की बिरादरी को करियर में बेहतर मौके मिल रहे हैं और इन मौकों को भुनाकर यहाँ महिलाएं क्रांति लिख रही हैं। स्टीरियोटाइप को तोड़ा जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मुकम्मल अफसाना लिख रहा है कि आजादी ही सबसे बड़ी हकीकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बदलाव की बयार है और बराबरी का ये सशक्तिकरण के एक नमूना कह सकते हैं सरगम। देखिए, लड़कियां किसी से कम नहीं हैं और इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है घाटी की ये लड़कियों ने। और असल में हुआ ये कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इन दिनों रग्बी टूर्नामेंट चल रहा है और इसमें बड़ी संख्या में घाटी की लड़कियां जो है हिस्सा ले रही हैं। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के बावजूद इनका जोश बहुत हाई है और इन सभी ने मैदान पर ऐसा खेल दिखाया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। इन महिला खिलाड़ियों ने बताया कि कैसे रग्बी से जुड़कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो चुके हैं। देखिए, कुछ हटके करना या सोचना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन कुछ लोग अपने जुनून से न सिर्फ कुछ अलग कर गुजरते हैं बल्कि बाकियों के लिए एक मिसाल भी बन जाते हैं। ऐसे ही हैं सोनीपत के अंकित। इन्होंने अपने उस गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की जहां इससे पहले परंपरागत खेती का प्रचलन था।
आज अंकित अपनी पहल से न केवल मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि बाकियों के लिए प्रेरणा भी बने हुए हैं। फसल हाथ में है, पैकिंग चल रही है और बस अब इसे सफर करना है मार्केट तक का, जिसके बाद ये लोगों के किचन या फिर प्लेट का हिस्सा होगी और इसके बाद मुनाफा हरियाणा के सोनीपत में अंकित की जेब में जाएगा। 2 एकड़ की जमीन पर अंकित सिर्फ स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। हालांकि अंकित इसके लिए लंबे समय से मशक्कत कर रहे थे। वजह भी है क्योंकि पिताजी डॉक्टर हैं, खेती का कोई आइडिया था नहीं, तो ज्ञान लेने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया। 5 साल पहले से यूट्यूब देखना शुरू कर दिया, खेती भी की, लेकिन अब जाकर कमाई लाखों में पहुंच गई है। यूट्यूब पे देखा था, उसके वहाँ पे दिखा रहा था कि स्ट्रॉबेरी की खेती में ज्यादा मुनाफा है और हमारे पास इस आसपास के एरिया में होती भी नहीं है, तो क्यों ना कुछ अलग चीज की शुरुआत की जाए जिससे अधिक मुनाफा हो। खेती की ये धुन अंकित पर सवार हुई, लेकिन अंकित ने पढ़ना नहीं छोड़ा। वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जितने बड़े खेत में वो खेती कर रहे हैं उसमें उनकी लागत भी अच्छी खासी है। 2 एकड़ के खेत में उन्हें 7 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। हालांकि स्ट्रॉबेरी उन्हें मुनाफा देती है, ये वो बखूबी जानते हैं। जी मैंने 4-5 साल पहले की थी और स्ट्रॉबेरी की खेती हमारे गांव में भी यहाँ किसी ने नहीं लगाई थी। धान गेहूं की फसल की बजाय स्ट्रॉबेरी की खेती ज़्यादा अच्छी है और स्ट्रॉबेरी की खेती में और फसलों के अपेक्षा ज़्यादा बचत भी है इसमें। हरियाणा की पहचान ही खेती और खेल है। यहाँ इसमें भी अव्वल आने की प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं। ये बात सही है कि खेतों की खिलाड़ी जैसे भी हों, खतरों से खेलना सभी को पड़ता है। हालांकि समय और संसाधन की बचत के मामले में अंकित नई मिसाल बन गए हैं। सोनीपत से पवन राठी, गुड न्यूज टुडे। इसी क्रम में आपको कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, आइए आपको लेकर चलते हैं कान्हा की नगरी मथुरा। यहाँ पर देखिए कुछ युवाओं ने यमुना नदी में एक शानदार रंगोली बनाई है। इस रंगोली के जरिए इन्होंने यमुना की धारा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने का संदेश भी दिया। ये रंगोली जो है 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तैयार हुई है, जिसके लिए इन युवाओं को कड़ाके की सर्दी में घंटों तक पानी में रहना पड़ा। पानी में उतर के ये बनाई गई, मगर इनकी मेहनत जो है रंग लाई और रंगोली बनकर तैयार हो गई। मथुरा पहुंचे श्रद्धालुओं को ये रंगोली जो है बहुत आकर्षित कर रही है, साथ ही साथ नदियों को साफ रखने के लिए प्रेरित भी कर रही है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बैकुंठ एकादशी पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पहली तस्वीर मदुराई के पेरुलम मंदिर की है, जहां बैकुंठ एकादशी के अवसर पर तल्लाकुलम के पेरुलम मंदिर में परंपरागत वासल को खोला गया। परंपरागत वासल का मतलब स्वर्ग का 7वां ग्रह। जबकि दूसरी तस्वीर विशाखापट्टनम के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की है। इन दोनों ही मंदिरों में श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से दर्शन की विशेष व्यवस्था भी की गई थी। एकादशी के व्रत को अन्य व्रतों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा काफी महत्वपूर्ण होती है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और साथ ही में व्रत रखा जाता है। तो देखिए, एक तरफ दक्षिण भारत में बैकुंठ एकादशी को लेकर भक्तों के उत्साह के शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ उत्तर भारत में भी इस खास व्रत को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह कम नहीं है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। यहाँ देखिए, बैकुंठ एकादशी के मौके पर मथुरा में बने उत्तर भारत के दक्षिण शैली के सबसे बड़े रंगनाथ मंदिर में भी बैकुंठ द्वार खोला गया और ये बैकुंठ द्वार साल में सिर्फ एक ही बार खोला जाता है, जिसमें रंगनाथ भगवान बैकुंठ द्वार पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। और धार्मिक मान्यता है कि जो इस द्वार से निकलता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यहाँ भगवान रंगनाथ की पालकी निकाली गई और मथुरा के रंगनाथ मंदिर के बैकुंठ द्वार को भव्य बनाने के लिए 1000 किलो से भी ज्यादा अलग अलग किस्म के फूलों से इनको सजाया गया। और बैकुंठ एकादशी के मौके पर रंगनाथ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं युवा टैलेंट की। देखिए, युवाओं के टैलेंट को धार और मंच देने के लिए केरल में स्टेट स्कूल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। कोषिकोड शहर इस फेस्टिवल के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है।
राज्य के अलग अलग हिस्सों से टैलेंटेड युवा इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। ये युवा जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो इनका शानदार तरीके से स्वागत किया गया। केरल के शिक्षा मंत्री खुद इन युवा छात्रों के स्वागत के लिए यहां पहुंचे थे। उन्होंने इन छात्रों को फूल मालाएं पहनाई। ऐसा भव्य स्वागत देखकर छात्रों के चेहरे जो है वो खिल गए और उनका जोश कई गुना ज्यादा बढ़ गया।